हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को डिटेल में। आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं जो कि बेस्ड है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सबके सब खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन देंगे जो कि बेस्ड है हमारे पास पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी पर, कि पीरियोडिक टेबल आखिर बना कैसे, कौन कौन साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरीज में एक अहम रोल अदा करा। कुछ बेसिक साइंटिस्ट हैं हमारे पास जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाने में एक अहम रोल अदा करा। बेसिकली हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो है वो 1000 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल्स थी और जो कि आज की मॉडर्न केमिस्ट्री में एक बहुत अहम रोल साबित हुआ है इस पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की वजह से। हमारे पास अगर हम पिछले वक्त की तरफ चलें तो बहुत सारे एटम्स ऐसे थे जो कि डिस्कवर कर लिए गए थे जिनके एटॉमिक मासेस हम सबको मालूम थे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके हमें नहीं मालूम थे, लेकिन जिन जिन एटम्स के एटॉमिक मासेस हम लोगों को मालूम थे तो उसको किस जगह पर रखें, कैसे क्लासिफाई करें, इस बात का आइडिया हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं था। तो सबसे पहले हमारे पास थे डोब्राइनर, इनको कहते हैं हम डोब्राइनर। ये एक जर्मन केमिस्ट थे हम लोगों के पास, जर्मन केमिस्ट थे डोब्राइनर, जिन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी जो कि बेस थी हमारे पास ट्राइड्स पर। इस ट्राइड्स को हम लोग कहते हैं तीन एटम्स की बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन देना शुरू करी। इन्होंने बेसिकली एक बहुत आसान सी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि भाई जो भी एटम्स हैं वो अपने एटॉमिक मासेस के इंक्रीज होने के साथ साथ रखे जा रहे हैं। ठीक है, एटम्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये डोब्राइनर की क्लासिफिकेशन थी जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे पास है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बेसिकली ये जो वर्ड है हमारे पास ऑक्टेव, ये वर्ड निकला है हमारे पास ऑक्टा से, जिस ऑक्टा का मतलब होता है हमारे पास 8। फिर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट और हैं, जैसे हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉसले पीरियोडिक टेबल। हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर इन लोगों ने अपनी क्लासिफिकेशंस में क्या ऐसी बात कही थी जो कि एक बहुत अहम चीज़ साबित हुई थी हमारी पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी में। सबसे पहले हम बात करते हैं डोब्राइनर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स की। डोब्राइनर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड, डोब्राइनर एक जर्मन केमिस्ट था जिन्होंने कहा था कि एटम्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जो भी एटम्स है, जो भी एलिमेंट्स को हम प्लेस करेंगे वो तमाम के तमाम एटॉमिक मासेस के इंक्रीज होने के साथ प्लेस होंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर वो प्लेस कर रहे हैं, जैसे बिल्फर्स, उन्होंने क्या करा कि क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स दे दी, तीन को क्लासिफाई कर दिया। जैसे उन्होंने देखा कि बेसिकली कुछ भी एलिमेंट्स उस टाइम पे जो डिस्कवर कर लिए गए थे, उन्होंने देखा कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो उन्होंने उनको एक साथ अरेंज कर दिया। जैसे हमारे पास लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, उन्होंने कहा कि अगर एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये जो मिडिल वाला है आपके पास, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन होगा 1 और 3 का। कैसे? इन्होंने कहा कि अगर लिथियम का एटॉमिक मास हमारे पास 7 है और पोटेशियम का हमारे पास 39 है, तो हम इनका क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। जैसे 7 + 39 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास 46 डिवाइड बाई 2 एंड 23। तो इन्होंने कहा कि सोडियम का एटॉमिक मास होगा 23, जो कि बिल्कुल ठीक था। इन्होंने क्या करा कि अर्थमेटिक मीन निकाला फर्स्ट और थर्ड का और उन्होंने एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया 1 बाय 1। तो इन्होंने एक आइडिया दिया कि भाई हम जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को जो भी हमारे पास उनका अर्थमेटिक मीन निकालें। जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो हमारे पास मिडिल वाले का एटॉमिक मास हो जाएगा। लेकिन ये एक वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिली डोब्राइनर को। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स कुछ हद तक तो ठीक थी, लेकिन ये तमाम एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी। जैसे अगर हम देखने जाएं, हमारे पास है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। जब हमने इनका अर्थमेटिक मीन लिया 40 + 137 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आया 88.5, जबकि स्ट्रोंशियम का एक्चुअल एटॉमिक मास है हमारे पास 87.6। तो हमारे पास बिल्कुल एक्चुअल एटॉमिक मासेस बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, कुछ हद तक तो ठीक थे। फिर वो एक और एग्जांपल देते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। जब उन्होंने इन का अर्थमेटिक मीन निकाला
तो आंसर आया इनके पास 81, जबकि ब्रोमीन का एक्चुअल एटॉमिक मास आपके पास क्या है, 80 है। तो इस वजह से डोब्राइनर को एक वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई अपने क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स में, लेकिन ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को अटेम्प्ट करा था और इन्होंने एक आइडिया दे दिया था कि भाई हम इस तरीके से किसी भी चीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई कुछ टाइप्स में तो ये आसानी से हो जाएगा, कुछ में तो एटॉमिक मासेस आ जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एटॉमिक मासेस को हम वहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बट एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक अपना आइडिया पेश कर दिया, वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिली, बट इनकी इस क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स को बहुत अहमियत दी गई थी। फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उस टाइम पे जितने भी साइंटिस्ट थे उन तमाम का एक ही आइडिया था कि भाई हमारे पास जो भी एटॉमिक एटम्स होंगे उनको हम प्लेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मासेस, प्लेस करेंगे पीरियोडिक टेबल्स में। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी इतनी कोई खास वाइड एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई। कैसे नहीं मिल पाई? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं कि हमारे पास जो भी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, इस वर्ड ऑक्टेव में ऑक्टा है और इस ऑक्टा का मतलब होता है 8। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी किसी भी ग्रुप की वो 8th प्रॉपर्टी के साथ रिजेंबल करेगी। 8th प्रॉपर्टी के साथ कैसे रिजेंबल करेगी हम उसको यहाँ पर देखते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर इनकेस हमारे पास एलिमेंट से कुछ इस तरीके से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देन अगर आप वापस नीचे आएंगे पेज नंबर 59 पे, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आप वापस नीचे आएंगे तो आपके पास है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरीके से आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें प्लेस्ड हुई हुई हैं। तो वो कहते हैं कि अगर फर्स्ट एलिमेंट जो होगा मेरे पास उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगी। कैसे रिजेंबल करेगी? ठीक है, वो रिजेंबल कुछ इस तरीके से करेगी, जैसे देखिए आपके पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी लिथियम। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आपके पास लिथियम है तो वो कहते हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के साथ वो होगी, सिमिलर होगी। तो अगर आप देखने जाएं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये रही, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th प्रॉपर्टी के साथ इसने रिजेंबलेंस दिखा दी। रिजेंबलेंस से मुराद ये है कि ये अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दोनों जगहों पर बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा इनमें। अगर आप बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम भी, अगर आप बेरिलियम को कंसिडर कर लें फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो अगर आप देखें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, फिर आ गई आपके पास 8th प्रॉपर्टी की रिजेंबलेंस। अगर आप बोरॉन की बात करें, इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी कंसिडर कर लें तो भी आपके पास सेम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने कहा था कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास वो हमारे पास हमेशा 8th प्रॉपर्टी के साथ रिजेंबलेंस शो करेगी हर कंडीशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। ये 1864 में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, जिनका एक आइडिया था कि भाई ऑक्टेव लॉ पर इन्होंने काम करा था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा रिजेंबलेंस किसके साथ दिखाएगी, 8th प्रॉपर्टी के साथ दिखाएगी। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद हमारे पास आए लॉदरमेयर साहब आए थे, और लॉदरमेयर ने एक बहुत आसान सी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स को हमने डिस्कवर कर लिया उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हम वर्टिकल ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते। कैसे? उन्होंने कहा कि उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए गए थे 1869 में। उन्होंने कहा कि 9 वर्टिकल ग्रुप्स उन्होंने बना दिए। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी एलिमेंट जैसे बिल्फर्स हमारे पास डिस्कवर कर लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उन्होंने कहा कि मैंने इनको एक जगह पर अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये उस टाइम पे एलिमेंट डिस्कवर कर लिए थे, हमने इनको एक जगह पर रख दिया। फिर वो कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ सेम थे, उन्होंने इनको अलग से क्लासिफाई कर दिया। तो वो ये कहते हैं कि भाई जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर कर लिए गए उनको अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में आप क्या करें कि पुट करना स्टार्ट कर दें, ताकि अगर आने वाले वक्तों में अगर कुछ और एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे तो हम उनको ईजिली रख देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट चीज़ हो नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम में जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उनमें से भी कुछ को ही यहाँ पर क्लासिफाई किया गया, बाकी बहुत सारे स्टिल अभी भी नहीं रखे जा रहे थे। क्योंकि उस टाइम में साइंटिस्ट का एक ही दिमाग था, वो कहते थे कि
एटम्स को हम जब भी रखेंगे उनको हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की मदद से रखेंगे, लेकिन ये उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हम लोगों के पास मेंडलीफ। मेंडलीफ ने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया, कब दिया था? 1864 में दिया था। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कहा कि मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे दिया था। वो ये कहता है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वो मेंडलीफ ने भी क्या करा था कि तमाम के तमाम जो एटम्स थे उनको एटॉमिक वेट्स की मदद से क्लासिफाई करना शुरू करा। लेकिन मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल की कामयाबी क्यों हासिल करी थी? वो इसलिए करी थी क्योंकि बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्लासिफाई करते करते रुक गए। जैसे मेंडलीफ के वक्त में कुछ 63 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए थे। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या करा था? मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में ये किया था कि जैसे इनकेस अगर ग्रुप 1A से हम लोगों के पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये डिस्कवर कर लिए, उस टाइम पे अगर इनकेस हमारे पास पोटेशियम डिस्कवर नहीं किया गया था तो मेंडलीफ ने उस जगह पर गैप छोड़ दिया था। फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बाद उनको रुबिडियम मिल गया, उन्होंने रुबिडियम को यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर उनको सीसियम नहीं मिला, उन्होंने गैप छोड़ दिया, उन्होंने फ्रांशियम रख दिया यहाँ पर। तो मेंडलीफ ने क्या करा कि जितने एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका उनको पता था कि यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जिनका एटॉमिक मास आने वाले वक्तों में डिस्कवर कर लिया जाएगा या वो यहाँ पर रखे जाएंगे, तो उन्होंने उनकी जगह छोड़ दी थी और क्या करा था कि आगे पीरियोडिक टेबल अपना कंप्लीट कर लिया था। ये था एक मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। लेकिन मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल क्यों कामयाब नहीं हुआ? क्योंकि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो डिमेरिट्स थे उसमें सबसे पहले ये था कि मेंडलीफ ने वहाँ पे किसी भी आइसोटोप्स की बात नहीं करी। वहाँ पर आइसोटोप्स को किस तरीके से हम प्लेस करेंगे? आइसोटोप्स हमारे पास होते क्या है? बड़ी आसान सी डेफिनेशन होती है हमारे पास कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हम लोगों के पास क्लोरीन है, इनका एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि जो आइसोटोप्स होता है उसमें एक का 35 होता है, एक का 37, 39 के एटॉमिक नंबर तो सेम है हमारे पास, बट एटॉमिक मास में फ्लक्चुएशन है हमारे पास। तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के हवाले से कोई बात का जिक्र नहीं किया था। मेंडलीफ ने नोबल गैसेस का कोई जिक्र नहीं किया जो कि हमारे पास आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A कहलाता है। उन्होंने नोबल गैसेस के बारे में उस टाइम पे कोई भी जिक्र नहीं किया। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स को भी प्लेस कर दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि तमाम की तमाम चीज़ें जो कि बेस्ड हैं वो एटॉमिक वेट्स की मदद से क्लासीफाई की जाती है। तो उन्होंने कुछ ऐसे रख दिया कि जब उनकी कॉन्फ़िगरेशंस करी गई तो वो टोटली इस ग्रुप में प्लेस नहीं होते थे। मीन्स टोटली उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेपरेट थी, चेंजेस थी, जिसकी वजह से मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिमेरिट्स आ गए थे और उनका पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया था। अब मॉज़ले पीरियोडिक टेबल जो कि आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है, इस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करा था एक साइंटिस्ट ने 1913 में इस पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करा था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था मॉज़ले। उस टाइम से पहले हमें एक बात का आइडिया मिला, एक कॉन्सेप्ट मिला हमें एक चीज़ का। वो कॉन्सेप्ट ये था कि एक एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एटॉमिक मास और एक एटॉमिक नंबर। वो ये कहते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है एक एटम का। मीन्स हम जहाँ पर भी एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रख रहे थे पीरियोडिक टेबल में, हम वो गलत रख रहे थे, बल्कि हम उसको रखेंगे एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। क्योंकि एटॉमिक नंबर हर एटम का फिक्स्ड होता है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी काम करेगा आपके पास, ठीक है। अब जैसे बिलफर्ड अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास लिथियम था, फिर आपके पास बेरिलियम आ गया, फिर आपके पास बोरॉन आ गया, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। जैसे मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल रखा था एटॉमिक मासेस की मदद से, उन्होंने कहा था 7, यहाँ पर देखिए बेरिलियम में 9 आ गया, बोरॉन ने फिर आपके पास मजीद इंक्रीज हो गया, 11 की तरफ चला गया। तो हमारे पास एटॉमिक मासेस इंक्रीज तो हो रहे थे लेकिन एक ऑर्डर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो जब ये चीज़ देखी गई कि भाई एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल पार्टिकल है और हर एलिमेंट का एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर होता है जो कि हमारे पास एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ भी रहा है। जब हमने देखा लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हुआ तो बिल्कुल ठीक हुआ। जैसे हमने देखा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। जब हमने आगे देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हमने देखा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9,
नियॉन 10। फिर आप वापस जब नीचे की तरफ आएंगे तो सोडियम में आपको वापस 11 मिल जाएगा, मैग्नीशियम में 12 मिल जाएगा, एल्युमिनियम आपके पास 13 है। तो इस तरीके से आपके पास मॉज़ले ने क्या करा कि उन तमाम चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया। जब उन्होंने मॉडिफाई करा तो उनको बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी मिल गए जो कि उस टाइम पे नोन तो थे, डिस्कवर तो कर लिए गए थे, बट उनको पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से रखें उस बात का कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए मॉज़ले को बहुत कामयाबी मिली अपने पीरियोडिक टेबल में, और उनका पीरियोडिक टेबल बहुत हद तक ठीक था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये करा था कि उन्होंने तमाम एटम्स को एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पे रखा था। अच्छा, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बाज़ औक़ात बोर्ड के एमसीक्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है कि मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट की मदद से रखे थे तमाम के तमाम एलिमेंट्स को, लेकिन मॉज़ले ने अपने जितने भी आपके पास एटम्स थे उन तमाम को एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पे रखे थे। जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल मॉज़ले की डिस्कवरीज में आता है हमारे पास। अब उस टाइम पे हमने एक और चीज़ देखी कि भाई ये जैसे बिलफर्ड, अगर मैं एल्युमिनियम की एग्जांपल लूँ 1327, उन्होंने कहा कि भाई ये एटॉमिक नंबर है, और फिर जब इन्होंने इनको स्टडी करा तो देखा कि ये एटॉमिक नंबर ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए कि सम ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। हमने वहाँ पर पढ़ा कि भाई जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं वो तमाम का तमाम हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई करना शुरू करा तो पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि भाई जो ये आपके पास एटॉमिक नंबर है उस एटम के एक न्यूट्रल एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम क्या होते हैं, जैसे बिलफर्ड ये सोडियम 1123 ये एक न्यूट्रल एटम है। अगर इस पर किसी भी किस्म का कोई चार्ज आ जाए तो ये आपके पास न्यूट्रल नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना और माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना। तो हम अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जितने भी एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमारे पास एक वहाँ से एक बात का एक क्लियर कॉन्सेप्ट हमें मिल गया कि भाई टोटल अगर सम ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो वो आपके पास एटॉमिक नंबर्स होंगे, और अगर जितने आपके सम ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो वो आपके एटॉमिक नंबर होंगे, और जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे जब भी एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मीन्स अगर 11 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके पास तो 11 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने की वजह से ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। फिर हमने देखा कि भाई ये जितने भी आपके पास एलिमेंट्स रखे गए इन सब की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कि आखिर पीरियोडिक टेबल में जिस तरीके से रखे गए वो बिल्कुल ठीक पीरियड्स में रखे गए या बिल्कुल ठीक ग्रुप्स वगैरह में रखे गए या नहीं रखे गए। अगर हम आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसकी कुछ जनरल बातें मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों के पास 4 पीरियड्स हैं, उसमें हम लोगों के पास 7 पीरियड्स हैं, सॉरी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हमारे पास 2 चीज़ों में क्लासीफाई हो गए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। टोटल हम लोगों के पास 8 ग्रुप्स हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ग्रुप ए हमारे कोर्स का हिस्सा है, ग्रुप बी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो हमारे पास 4 तरीके के ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से वो 4 हैं आपके पास, एस, पी, डी, एफ, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास एस और पी ग्रुप ए में आते हैं, डी और एफ आपके पास ग्रुप बी में आते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने 4 मेन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जिन्होंने पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरीज में बहुत अहम रोल अदा किया था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से और कैसे डिस्कवर किया गया वो उस बात का हमें एक अंदाज़ा मिला, एक कॉन्सेप्ट मिला जो कि आज की केमिस्ट्री में बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ पीरियोडिक टेबल की बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको इस लेक्चर के एंड में बता दी हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल आखिर होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के नाम किस तरीके से, पीरियड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।